पाकिस्तान के अंदर इसका मतलब है कि एआई जो है वो एक बड़ी तबाही लेके आ रही है ना, प्रोवाइडेड हम चेंज करें अपनी बिल्कुल थॉट को। ऐसे ही यूनाइटेड नेशन 1 बिलियन लोगों के अफेक्ट होने की बात कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 83 मिलियन जॉब लॉसेस की बात कर रहा है बाय 2030। कई एक मुंह पे मेरे हंसते थे कि हसन साहब आप तो अमेरिका की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में तो बहुत टाइम लगेगा। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो है एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन लेबर। 80% 90% जो IT की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट पे कम्पीट करती है, क्वालिटी पे कम्पीट नहीं करती। तो पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर फंडामेंटली चेंज होने की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि वो हो रही है। बाय द एंड ऑफ 2025 80% ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्क विल बी डन बाय AI। 80% AI करेगा। सही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ सिर्फ 2 लोग, कहाँ जाएंगे ये लोग? And before that, all technologies, we didn't use the word monster. This is for the first time I'm listening somebody there is a monster और उसको मैं उसकी वजह बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है कि लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल है, लेकिन दुनिया के अंदर अब लीडरशिप टेक्निकल है। मेरा तो ख्याल ये पकड़ के ला के बिठा के सबको जबरदस्ती कमरे में भरो, भाई कुछ करो यार, नहीं तो हम क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। हमारे साथ आज हसन सैयद साहब हैं। इनका वैसे तारुफ तो बहुत काफ़ी तफसीली हो सकता है, लेकिन इन शॉर्ट इंस्पायर पाकिस्तान को हेड कर रहे हैं। और जो बैकग्राउंड है हसन साहब का वो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आज हम फोकस करेंगे AI पे। AI सुनने में मेरे ख्याल में अब किसी के लिए नया नाम नहीं है, लेकिन दुनिया में जिन टेक्नोलॉजीज़ ने इनकलाब बर्पा किया है, पर कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि AI जो है वो उसके लिए इनकलाब का लफ्ज़ मुझे पता नहीं क्यों छोटा लगने लगता है। उन्होंने एक बहुत गैर मामूली किस्म की तब्दीली को जन्म दिया है इस सारी दुनिया में। और बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं AI के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स का जायज़ा भी ले रहे हैं। एक साइड पे नज़र आ रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी बड़े पैमाने पे तरक्की होगी, क्योंकि मशीनें आपका ऐसा ऐसा काम करेंगी जो इतना तेज़ी से इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का हमारी इंडस्ट्री, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे पे वैसे ही असर है, और AI बहुत तेज़ी से अपने असरात दिखा रही है। तो आज हसन साहब की मौजूदगी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि AI का जो बूम है, ये जो जिन है अब बोतल से निकल आया है, इसको ज़रा थोड़ा सा समझें। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इसका अप्लाइड साइड क्या होगा, इसका कैसे फ़ायदा होगा, एडवांटेजेस हमें कैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ें कोशिश करेंगे कि जितनी मैक्सिमम हम हसन साहब के दिमाग से एक्सट्रैक्ट कर सकें। हम ह्यूमंस हैं, AI होता तो इस वक्त पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू आपको। थैंक यू मंजूर। AI मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नया नाम नहीं है। जी जी। कुछ चीज़ें समाज में ऐसी होती हैं कि अब किसको आज कहें कि जी ये व्हील है, तो उसको पता है कि ये व्हील क्या है। और मेरे ख्याल में कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ों ने बहुत सारी तब्दीलियाँ पैदा की, लेकिन कुछ चीज़ों ने कुछ गैर मामूली किया। AI मेरे ख्याल में उसमें लेटेस्ट आज की रियलिटी है। ऐसे ही ये है क्या, ये क्या भला है, और इसने तो बड़ा शोर बर्पा कर रखा है। अच्छा, इसका बहुत नॉन टेक्निकल आंसर पहले मैं देता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे बुलाने का इंजीनियरिंग रिव्यू में और ये गुफ्तगू का। तो सबसे पहले ये समझें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो तकरीबन 16वीं 17वीं सदी के अंदर आई, उसके अंदर जो मशीनें थीं उन्होंने मसल यानी ताकत जो मसल की है उसको उन्होंने ऑटोमेट किया, जिसके नतीजे में एक इंसान का एक मशीन 10 इंसान का काम, 100 इंसान का काम, 1000 इंसान का काम करती है। जैसे गाड़ी को हम हॉर्स पावर के अंदर इंजन को कैलकुलेट करते हैं कि कितने घोड़ों के बराबर ये ताकत दे रही है। तो इंडस्ट्रियल एज जब स्टार्ट हुई थी तो ये मसल पावर की ऑटोमेशन थी, जिससे मशीनों ने वो काम जो हाथ से किया जाता था, जिसके लिए
आपको इंसान की ज़रूरत पड़ती थी, उसमें ऑटोमेशन आ गई। ये तकरीबन 300 साल का जर्नी है हमारा। अब इंसान की तारीख में पहली मर्तबा जो हमारा यहाँ वाला मसल है, जो इधर दिमाग है हमारा, इसको ऑटोमेट किए जा रहे हैं। तो जिसको कहते हैं कि ये एक बुनियादी तब्दीली है हमारे काम करने के अंदाज में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इंडस्ट्रियल एज जब स्टार्ट हुई तो एक बुनियादी तब्दीली थी इंसान के काम करने के तरीक़ेकार। तो ये फंडामेंटल चेंज है। इसमें जो फ़र्क है, मैं आपको दूसरा फ़र्क आपको समझा देता हूँ कि कंप्यूटर्स 50s में स्टार्ट हुए, 60s में लोगों ने सुनना शुरू किया उनके बारे में, या बल्कि 40s में हुए होंगे, डिपेंडिंग कि आप उसको किस तरह देखते हैं। 70s में बिजनेस ने इस्तेमाल करना शुरू किया। 80s के अंदर इंटरनेट उसकी बुनियाद के ऊपर बना। 90s के अंदर लोगों ने इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा सुनना शुरू किया और बहुत बड़ा बबल बना, और फिर 2000 में वो बबल बर्स्ट हुआ, लेकिन वो जो डेवलपमेंट थी वो कंटिन्यू हुई। तो ये समझे कि 30-40 साल का अरसा है जिसके अंदर इंटरनेट, कंप्यूटर आया और हमने उसको देखा और उसने हमारे लिए तब्दीलियां जो हमारे हर तरफ हैं वो हमको नज़र आई। जब पहला कंप्यूटर आया था कंपेयर टू वेयर वी आर, तो इसमें इतना फासला है। लेकिन अगर आप इससे अगली टेक्नोलॉजी के ऊपर गौर करें, मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन्स, तो मोबाइल फ़ोन्स मिड 90s में, लेट अर्ली 90s के अंदर इंट्रोड्यूस हुए। अगर आपको याद हो, वो मोटरोला का बड़ा वाला फ़ोन होता था। तो उसके बाद ये पूरी दुनिया में 20 साल के अंदर हर तरफ फैल गए। 25 साल लगे होंगे, सही बात। अब मतलब 2020 तक की दुनिया में मोबाइल फ़ोन आम हो चुके थे, बल्कि अब तो स्मार्टफोन को इससे भी कम टाइम लगे। तो स्मार्टफोन जब आया और फिर जब हमने हर एक के हाथ में स्मार्टफोन देखना शुरू किया, तो ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ये बेसिकली एक वेव की तरह हैं, और जो उसके पीछे आने वाली वेव है वो उसी के ऊपर सवार होके आ रही है। तो ये बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ड्यूरेशन भी कम होता है, एग्जैक्टली इज गेटिंग फास्टर, एग्जैक्टली, राइट, क्योंकि अब वो पिछली वेव के ऊपर है तो वो और तेजी से होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हम पहले सोचते थे कि यार, और मैं इसकी आपको बाकायदा एग्जांपल दूंगा कि पहले हम सोचते थे यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी तो बात हो रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सो इट गोज वेरी फास्ट। मिसाल के तौर पे ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी लॉन्च किया तो विद इन डेज दे हैड मिलियंस ऑफ पीपल यूजिंग इट, विद इन डेज, राइट। तो वो स्पीड हम उसको सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो पास्ट रेफरेंस है वो टाइम का है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें जब मैं 2018 में पाकिस्तान आया तो मेरा मकसद था पाकिस्तान में लोगों को ये समझाना कि देखो ये टेक्नोलॉजी अब आने वाली है, तो हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं इस्लामाबाद के अंदर लोगों को जाके बताता था कि भाई ये हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, इससे ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो लोग कई एक मुंह पे मेरे हंसते थे कि हसन साहब आप तो अमेरिका की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अल्लाह का करना, जैसे मैंने कहा था कि 2022 के अंदर ये तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी, वैसे ही हुआ और अब सबको नज़र आ रही है। तो एज अ कंट्री हमको इसकी रियलिटी को समझना चाहिए, इसके एसेंस को समझना चाहिए कि ये बुनियादी तौर पे है क्या। तो बुनियादी तौर पे इंसान के दिमाग की ऑटोमेशन है नंबर 1, और जिस स्पीड से हो रही है उस स्पीड को हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमें नहीं उसकी एग्जांपल दे सकता कि पास्ट में जितने आराम से काम होता था अब उस स्पीड से नहीं हो। तो अब बहुत फास्ट होगा। तो ये दो बुनियादी तौर पर हमारे लिए तब्दीलियाँ हैं जिसको हमें समझना। पास्ट की हमारी जो चेंजेस थी फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेस ही पास्ट पे करती है अगर सोचें, क्योंकि आपका जो सदियों का जो डेटा है बिल्कुल वो एक जगह जमा हुआ, कंप्यूटर ने ये किया, प्रोसेसर्स ने ये किया कि उनकी कैलकुलेशन, उनकी प्रोसेसिंग बिल्कुल फास्टर कर दी। ऐसे ही है। नाउ इट्स गेटिंग फास्टर। आई डोंट नो आगे चल के कितनी फास्ट होगी, यू नेवर नो। जब ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से फास्टली हो रही हैं,
आपका दिमाग ऑटोमेट हो रहा है। अब अगर ह्यूमन दिमाग से ज़्यादा तेज़ काम करने वाली मशीनें, तो इसका मतलब ये है कि इसका सीधा फ़र्क तो ज़ाहिर है इंसान के ऊपर ही करना है। आज तक दुनिया की जो सारी प्रोडक्शन है वो ह्यूमन बेस्ड थी, मशीनें आ गई, मैकेनाइज्ड हो गया, तो फिर भी मेन इंसान फोर्स जो है उसके पीछे इंसान ही था। लेकिन अब शायद पीछे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो इसका हमारी जैसी सोसाइटीज़ जो है, हमारे जैसे मुल्क जो है, उसका अप्लाइड साइड क्या हो सकता है कि मिसाल पाकिस्तान में जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर सोसाइटी भी है, थोड़ी बहुत शहर और कराची जैसा एक ही शहर है जो अर्बन शहर है, आपकी इंडस्ट्री है वो भी वेरी करती है, ऊपर से बड़ी इंडस्ट्री से लेके छोटी होम बेस्ड इंडस्ट्री तक। तो इसका यहाँ पे क्या पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्टेंस हुआ है? पहली बात तो ये, हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि नहीं? अगर एक्सेप्ट किया है तो नज़र क्या आ रहा है कि कहाँ कहाँ से फ़ायदे हमें हो सकते हैं? देखें, बुनियादी तौर पर जैसे आपने कहा ये स्पीड में हो रहा है काम, और इस स्पीड के ऊपर पहले कभी नहीं हुआ, लिहाजा एक हमारे लिए चैलेंज है उसको समझना। जहाँ तक कि पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो जिसको आप कहें कि ऑब्जेक्टिव रहा है वो है एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन लेबर। हमारा बुनियादी तौर पर हम इंसानी मजदूर पैदा करना चाहते हैं, जो मजदूर बाहर जाएं, काम करें, जो मजदूर बाहर का काम यहाँ पे कर रहे हो, व्हाटएवर मजदूर। मैन्युफैक्चरिंग में तो कभी हम एडवांस हुए नहीं। अब चाइना के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर शायद अब मैन्युफैक्चरिंग दोबारा कभी भी उस लेवल पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपको चीज़ें सस्ते अवेलेबल हैं और यहाँ पे आप बना नहीं सकते उनको इतना सस्ता। तो पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर फंडामेंटली चेंज होने की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि वो हो रही है। तो ये आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब है, और इसका मतलब ये है कि वी विल बी द लूजर्स, वी विल नॉट गेन फ्रॉम दिस इकोनॉमी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करता हूँ। बुनियादी तौर पर रोबोटिक्स जो है 1950s से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गए थे रोबोट्स, लेकिन पहले जो रोबोट्स बनते थे वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रिसिशन प्रोसेस में बनते थे कि यहाँ से उठाना है, यहाँ रखना है, इधर से ना 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से का फर्क पड़ सकता है, ना इधर से 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से। वेरी मच ट्रू, सही। सो दोज वर प्रिसिशन रोबोट्स, और वो मैन्युफैक्चरिंग में उसी वक्त काम करते थे जब मैन्युफैक्चरिंग में वो प्रिसिशन हो, प्रिसिशन इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं। उसमें इंसान का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मशीन को आप ऑटोनमस नहीं बना सकते। मशीन उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इंसान मशीन के साथ मिलके काम कर रहा होता था। अब जहाँ दुनिया जा रही है वहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो ऑटोनमस हो गए हैं, नज़र आ रहे हैं, मार्केट में आ चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये कि बहुत सारा ह्यूमन वर्क जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग के अंदर, प्रिसिशन प्रोडक्शन के अंदर दरकार था, वो इंसान के बजाय रोबोट्स करना शुरू हो गए। तो पहले तो हमारी जो पहली थिंकिंग थी कि हमने मजदूर भेजने, जापान को मजदूर चाहिए, मिडिल ईस्ट को मजदूर चाहिए, जर्मनी को मजदूर चाहिए, भेज दो। स्किल वर्कर क्या है आपके? ये कहते हैं जी टेक्नीशियन भेजेंगे, इलेक्ट्रिशियन भेजेंगे, ये भेजेंगे, ये क्या है? पूरा अप्रोच का डिफरेंस आ गया, कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल। तो लिहाजा इन कंट्रीज की रिलायंस जो है हमारी वर्कफोर्स के ऊपर से कम हो जाएगी। वो कहेंगे भाई हमें क्या जरूरत है, बंदा मंगाएं बाहर से, बीमार भी होता है, छुट्टी भी करता है, ये सारी चीजें। रोबोट रखो, ना बीमारी पर होगी, ना छुट्टी करनी होगी, खराब होगा तो मैकेनिक सही कर देगा। समझ आई आपके? सो ये पहले हमारी जो नीचे से एक रग खींची जा रही है, और ये हमें अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये कितनी तेजी से निकलेगी, क्योंकि रोबोट्स की प्रोडक्शन मशीनों की मोहताज है, इंसान की नहीं है। सही बात है। और रोबोट्स ऑटोनमस रोबोट्स बनना शुरू हो गए, तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। जितनी तेजी से प्रोडक्शन होगी उतनी तेजी से इंसान बाहर होता जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि हम जहाँ नॉलेज आती है, इंसान का दिमाग आता है, वहाँ पे भी हम लेबर ही प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब अगर आप
पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री को देखें, जो हमारा दिमाग वाला काम करते हैं, जो बाहर सॉफ्टवेयर बेचते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि 80% 90% जो आईटी की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट पे कॉम्पीट करती है कि हम सिर्फ लोअर कॉस्ट के ऊपर देते हैं चीज़ें, क्वालिटी पे कम्पीट नहीं करती है। ये नहीं कहती है कि नहीं जी हम तो $400 घंटा लेंगे, $300 घंटा लेंगे, नहीं, हमें $7 $8 $9 भी कबूल है घंटे। समझ रहे हैं आप? तो वहाँ पे भी हमारा माइंडसेट जो है वो लेबर का है। तो गवर्नमेंट ने भी और हमारे इदारों ने भी इसी को अपनाया। अब वो लगे हुए हैं बच्चों को AI सिखा दो, तो ट्रेनिंगों में लगे हुए हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होना। सही। अब मैं आपको रियलिटी की तरफ लेकर आता हूँ। लास्ट ईयर जून 2024 में मैंने बताना शुरू कर दिया था लोगों को कि बाय द एंड ऑफ 2025 80% ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्क विल बी डन बाय AI, कि AI 80% प्रोग्रामिंग वर्क करेगा। सही। अभी क्या है, ये अगस्त है, जून में ऑलरेडी 2025 जून में ये हो चुका था कि 80% वर्क ऑफ प्रोग्रामिंग कैन बी डन बाय AI। ओके। तो दिसंबर तक भी नहीं इंतजार करना पड़ा। मैं तो दिसंबर का सोच रहा था, ये उससे पहले ही हो गया। सही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो आईटी के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो तो पहले ही लो क्वालिटी हैं। हमें पता है कि उनमें से 10% को ही जॉब मिलती है। वो जो काम करते हैं कंपनीज में जाके, वो काम 80% AI करेगा। सही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे 10 लोगों की जरूरत पड़ती थी, वहां सिर्फ 2 लोग चाहिए। कहाँ जाएंगे ये लोग? वी हैव टू थिंक टोटली डिफरेंट। हमारी पूरी थिंकिंग को चेंज होना है। हम ये बिजनेस जो पहले करते हैं उससे हमारा काम नहीं है। एग्जैक्टली। एक तो सबसे बड़ा देखिए ना, सबसे बड़ा जो खतरा बल्कि प्रैक्टिकली अब हमारे सामने खुल के आ गई है, वो बेसिकली ये है कि इंसान बेरोजगार होगा बहुत सारा, जो एक बात की जा रही है। तो हमारे जैसे मुल्क है, ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान के ऊपर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी कुछ करना है, ए करना है या जी करना है, हमें तो अपने मुल्क के हवाले से करना है। इतनी ह्यूज पॉपुलेशन, तो ह्यूज पॉपुलेशन भी पढ़े लिखे लोगों का की तादाद जो है आपको पता है, हार्डली हुई 30% लिटरेट जो रेट है आपके पास, उसमें भी जो आपके काम के लोग होंगे, आई डोंट नो, आई कैन नॉट स्पेकुलेट। तो पाकिस्तान के अंदर इसका मतलब है कि AI जो है वो एक बड़ी तबाही लेके आ रही है ना, प्रोवाइडेड हम चेंज करें अपनी बिल्कुल थॉट को। ऐसे ही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थॉट को चेंज करने के लिए यू नीड सम इंफ्रास्ट्रक्चर। न सिर्फ आपको सोच की तब्दीली चाहिए, लेकिन आपको आपके पास कुछ होना चाहिए ना, कि ये नए टूल जो है जी जी, अब उस गैप्स को ब्रिज करने के लिए इस्तेमाल हो, तो हमारे पास होगा क्या? बड़ा अच्छा आपका ये सवाल यूं है कि वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट आया, तो इज़ दी एक्सेसिबिलिटी। तो आज के दौर में AI के टूल्स एक्सेसिबल सबको हैं। सो वो जो पॉइंट था जिसके अंदर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते थे कंप्यूटर खरीदने के, मिसाल के तौर पे $3000 चाहिए आपको कंप्यूटर खरीदने के, अब वो $3000 की ज़रूरत नहीं है आपको। मोबाइल फ़ोन है आपके पास, उसमें भी आप कर सकते हैं, AI मौजूद है। आपने प्रोग्रामिंग करनी है, आप ऑनलाइन करें, सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ज़्यादातर फ्री में हैं। सो वो बैरियर नहीं है। ठीक है। सो देयर इज़, यकीनन गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के कामों के लिए चाहिए या इंडस्ट्री के लिए चाहिए, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा करना चाहे तो आज के दौर में उसके लिए मुश्किल नहीं। असल तब्दीली माइंड की है। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग हम पढ़ाते हैं, अगर आप किसी डिसिप्लिन में जाएं, सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग बदल रही है इतनी तेज़ी के साथ। हमारा कोर्स उसको मतलब ही नहीं, जो तब्दीलियां हैं उनको रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। हाँ, रिफ्लेक्ट नहीं, कम्पीट नहीं करता। ठीक है, और ना ही हमारी एकेडेमिया रेडी है उस तब्दीली को एक्सेप्ट करने के लिए कि बच्चे को ये तो बता सके बेटा बाहर जाओगे तो दुनिया ऐसी नहीं होगी, ऐसी होगी। क्योंकि वो तो जाहिर है उनको जो पढ़ाना है तो वही पढ़ाएंगे। और जिस स्पीड से ये चेंजेस आ रही हैं उस स्पीड से कैरिकुलम बदल नहीं सकता। फिर दुनिया में भी नहीं बदलता, पाकिस्तान में भी कैरिकुलम बदलने के लिए 2 साल तो चाहिए आपको एक चीज को। कहते हैं 4 साल चाहिए, 4 साल चाहिए। वो फिर बताते हैं क्यों, कैसे चाहिए होते हैं। सो इट मीन्स कि एक तरफ ये इतनी तेजी से चीज हो रही है, दूसरी तरफ हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि हम तेजी से अपने आप को बदलें। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरे ख्याल में जैसे
इंजीनियरिंग रिव्यू आपका प्रोग्राम है, आप लोगों को और दूसरे जो थॉट लीडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, दे हैव टू कम टुगेदर एंड दे हैव टू लुक इनटू कि भाई ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, डोमेन टू डोमेन ये चीज़ बदलेगी किस तरह। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब तक कि आप फ्यूचर को नहीं समझेंगे कि कैसा होगा, जब तक आप आज स्ट्रेटजी नहीं बना सकते उस फ्यूचर में जाने की। और मैं ये कहता हूँ कि फ्यूचर वही है जो हम सोचते हैं। तो अगर हम सोचेंगे कि हमारा ये फ्यूचर है तो वही बनेगा। तो लिहाजा इसका मतलब हुआ हसन भाई जी कि हमारी जैसी सोसाइटीज, या मैं सीधा कहूँ हम लोग, एआई कहाँ कहाँ हमारे लिए यूजफुल है, कहाँ कहाँ शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, और कहाँ कहाँ फिलहाल इसको दूर रखने की जरूरत है, दैट इज प्योरली आवर डिसीजन, राइट? एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हम इस वक्त बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट सपोज कि आप एक सर्टेन सेक्शन में एआई आप इम्प्लीमेंट कर दें, डाल दें, उसके टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो एक यूनिवर्सिटी से 50% लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसे राइट? और जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इतनी सारी तेज़ रफ्तार टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोसाइटी और आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका तैयार होना, उसका डिसीजन करना फंडामेंटल थिंग दैट वी कैन नॉट। क्या मैं ये एक जल्दी किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंच रहा हूँ कि फ़िलहाल एआई इज ट्रेंडिंग टू फार अवे फ्रॉम अस डिस्पाइट बीइंग रियलिटी। अच्छा देखिए, पहली बात ये कि आजकल के दौर के अंदर कोई दुनिया में कोई कौम आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट करती। ट्रू। इट मीन्स कि जहाँ दुनिया जा रही है वहीं हमने भी जाना है। अगर हम इसको रेजिस्ट करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि आइसोलेशन या ये प्लानिंग करना कि ये अभी हम इसके लिए रेडी नहीं हैं, दैट्स नॉट आवर डिसीजन। द वर्ल्ड इज डूइंग दैट। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे बिल्कुल सही कहा। यूरोप, अमेरिका, और आपने जिंदगी का बड़ा हिस्सा बाहर गुजारा है, यू आर स्टिल देयर इन द वेस्ट। वो तो बैठ के सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे इस एआई को और ऑटोमेशन को डालो, यहाँ पे नहीं डालो, यहाँ का ये फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। इट मीन्स ग्रेजुअली वो अपनी प्रोसेसिंग, वो अपनी सर्वे, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ बिल्कुल एआई के लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। बिल्कुल। तो जब ये एनालिसिस करना है कि कब इसको आने देना है या नहीं आने देना है, दैट इज नॉट आइसोलेशन। दैट जो मैं अच्छा, ये वहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिसएग्री करूंगा। ओके। एक्चुअली दिस इज अ मॉन्स्टर दैट नोबडी इज कंट्रोलिंग। पहले आप समझ लें इस बात को। अच्छा। वो लोग भी तैयार नहीं है। अच्छा। दे रियली, टू बी ऑनेस्ट, आई मीन, हाँ। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2015 के अंदर हाँ। एक जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का थिंक टैंक था, टेकास ग्लोबल, मैं उसके अंदर शामिल था। ओके। उसमें हमने एक रिसर्च किया 2015 में कि ये जो ऑटोमेशन की नई वेव है, इससे हम कितना काम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो उस वक्त तकरीबन 50% ऑफ ऑल वर्क कुड हैव बीन ऑटोमेटेड इन 2015। अभी ये सब कुछ नहीं आया था जो हम बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, ये थ्योरेटिकल है। तो उस वक्त ये हमने अंदाज़ा लगाया था कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ मैस अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड। और ये अब तो खुद यूनाइटेड नेशन 1 बिलियन लोगों के अफेक्ट होने की बात कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 83 मिलियन जॉब लॉसेस की बात कर रहा है बाय 2028 एक्चुअली 2028 83 मिलियन, यू नो। अब तो इमेजिन करें आप। तो ये मॉन्स्टर किसी के काबू में नहीं है। इसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो अब आगे लोगों को पता पड़ेंगे, लेकिन हम स्मार्ट हो सकते हैं। ये एडमिट करना पड़ेगा कि दैट्स अ मॉन्स्टर। दैट्स अ मॉन्स्टर। And before that, all technologies, we didn't use the word monster. This is for the first time I'm listening somebody there is a monster, और उसको मैं उसकी वजह बता देता हूँ। देखिए, एक नॉर्मल वेव होती है पानी की, समंदर में वेव्स। एक मॉन्स्टर वेव होती है, आप इसको सर्च भी कीजिएगा। मॉन्स्टर वेव क्या होती है कि जब दो मुख्तलिफ स्पीड से चलने वाली वेव्स बराबर होती हैं तो उनकी हाइट डबल हो जाती है। सो ये पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की वेव, फिर टेलीकम्युनिकेशन की वेव, फिर कंप्यूटर की वेव, फिर इंटरनेट की वेव, और अब इसके ऊपर ये एआई और हार्डवेयर जो उसके पीछे चल रहा है, जो आप कह रहे थे प्रोसेसिंग, ये सब वेव्स
बढ़ती जा रही हैं. So सुनामी. this is why I am calling it a monster wave, हाँ. because it builds on the momentum of previous waves. तो इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है. Yes, तो ये लोगों के काबू में नहीं है. हाँ. ये समझते हैं लोग कि हमारे काबू में है नहीं. ओके. लास्टली मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के सारे सर्कमस्टेंसेस को, यहाँ की इकोनॉमी को, यहाँ के थॉट प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से जानते हैं. व्हाट डू यू सजेस्ट के हमें इस वक्त क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा कि जी मिल के बैठना है, इसको ज़रा थोड़ा सा इलाबोरेट करें कि मिल के बैठने से क्या मतलब. मैं बताता हूँ. बहुत ही सिंपल सी बात है. इंडस्ट्री का बंदा है, इंडस्ट्री का पता है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, दे नो. टेक्नोलॉजी का बंदा है, उसको पता है टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, दे नो. टेक्नोलॉजी का बंदा ये नहीं जानता कि बिजनेस क्या हो रहा है, और बिजनेस का बंदा ये नहीं जानता कि टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है. सो दिस इज वेयर द कोलैबोरेशन इज. कोलैबोरेशन इज बेसिकली ए वर्किंग पार्टनरशिप between academia, between the professionals that are in technology and the business or the industry. It is absolutely a must. क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये हो क्या सकता है. दे कैंट इवन टेल कि यार ये एआई का सुना तो है, चैटबॉट फोन के अंदर है, उससे बात भी कर लेते हैं सब. बट इन रियलिटी व्हाट इट कैन डू on the production floor, what it can do in the industry, what it can do in the office, ये क्लैरिटी नहीं है. तो ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से. क्योंकि ये कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी के लोगों का दिमाग खोलेगी कि एप्लीकेशंस कहाँ करनी है, इंडस्ट्री के लोगों का दिमाग खोलेगी कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, और एकेडेमिया को गाइड करेगी कि बच्चे को क्या पढ़ा के भेजें. जब तक कि ये कोलैबोरेशन नहीं होगी तो आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते. तो एक बात तो ये. दूसरी जो नीड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है थॉट लीडरशिप का होना. थॉट लीडरशिप अभी तक की पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है कि लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल है, लेकिन दुनिया के अंदर अब लीडरशिप टेक्निकल है. तो ये हम अभी तक की इस हम से ओवर नहीं हुए. हम टेक्निकल लोगों को एक स्टेप पीछे रखते हैं, हालांकि दुनिया अब टेक्नोलॉजी लीड कर रही है. तो ये भी एक चेंज आने की ज़रूरत है हमारी थिंकिंग के अंदर. लेकिन विदाउट दैट कोलैबोरेशन जो आप कह रहे थे उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. कुछ नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये करना बहुत ज़रूरी है कि मिल के बैठ के सोचने की स्टेज पे बिल्कुल करना चाहिए. बहुत तेजी से भाई, टाइम नहीं है यार. दुनिया हमारा इंतजार थोड़ी करेगी, दुनिया तो भागे जा रही है. तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के प्यार मोहब्बत से बस. मेरे तो ख्याल ये पकड़ के लाके बिठा के सबको जबरदस्ती कमरे में भरो, भाई कुछ करो यार, नहीं तो हम क्या करेंगे. थैंक यू सो मच हसन भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी. नाज़रीन, हसन साहब से गुफ्तगू आपने सुनी, और मेरा ख्याल है कि इनसे अगर हम लोग कंप्लीट बात करें तो मेरे ख्याल है बहुत सारे घंटे चाहिए. लेकिन वी कीप ऑन टॉकिंग टू हिम, और इंशाअल्लाह वल खैर. और नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.